गुड मॉर्निंग, नमस्ते भारत। स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। नमस्ते भारत में हम आपको बताएंगे कि आपके आसपास क्या हो रहा है और साथ ही देश ही नहीं बल्कि विदेश की भी खबर रखेंगे आपके सामने। और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें पाकिस्तान से है, जहां बाढ़ से भारी तबाही मची हुई है। इस बीच एक बुरी खबर आ रही है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बन रहा मोमंद डैम टूट गया है, जिससे स्वात घाटी में भारी तबाही मचने की आशंका है। पाकिस्तान में भयंकर बाढ़ से अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारी बारिश के चलते ये बन रहा डैम यहां पर टूट गया है, जिससे स्वात घाटी में भारी तबाही की आशंका है। इस भयंकर बाढ़ से पाकिस्तान में अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान के प्रांत खैबर पख्तूनख्वा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां भारी बाढ़ के हालातों के बीच ये डैम को टूटा हुआ डैम आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। इसकी वजह से यहाँ पर भारी बाढ़ के मंजर पैदा हो गए हैं, मंजर बन चुका है यहाँ पर। पड़ोसी देश पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बन रहा मोमंद डैम टूट गया, जिससे स्वात घाटी में भारी तबाही की आशंका है। और अब खबर नोएडा से, जहां भ्रष्टाचार के ट्विन टावर बटन दबने के बाद 12 सेकंड में ये टावर धराशायी हो जाएंगे, लेकिन इनके गिरने से धूल का विशाल गुबार उठेगा। एनसीआर में एयर पोल्यूशन एक बड़ी समस्या पहले से ही है। टावर गिरने के बाद आसपास के इलाकों में सीमेंट, कंक्रीट के बारीक कण भारी मात्रा में फैल जाएंगे। प्रदूषण के लिए ट्विन टावर के आसपास रहने वाले लोग बेहद चिंतित हैं। इमारतें गिरती हैं तो स्टील का स्ट्रक्चर जमीन हिला देता है और इनसे उठने वाले सीमेंट, कंक्रीट, कांच के बारीक कण आसपास के कई किलोमीटर के इलाके में फैल जाते हैं। इतना घना धूल का गुबार उठता है कि सूरज की रोशनी भी इसे भेद नहीं पाती। ये धूल का गुबार धीरे धीरे ही शांत होता है, लेकिन हवा में इसके बारीक कण कई दिनों तक घुले मिले रहते हैं और सांस लेते वक्त जहर की तरह इंसानों के भीतर भरने लगते हैं। इसी धूल के गुबार का डर ट्विन टावर के आसपास रहने वाले लोगों को सता रहा है। एक इंजरी हुई थी लंग में, जिसकी वजह से 7 दिन तक हॉस्पिटल में था। अब जो मेरे को डॉक्टर्स ने कहा है कि पोल्यूशन से दूर रहना, तो ये पोल्यूशन तो 3 महीने रहने वाला है, तो क्या मैं 3 महीने के लिए बाहर चला जाऊं? और रोज का धूल उठनी है, तो इससे कैसे हम बचेंगे, क्या करेंगे, मुझे नहीं पता। 26 अगस्त की सुबह नोएडा का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 118 दर्ज किया गया, यानी मॉडरेट पोल्यूशन। 28 अगस्त को टावर गिरने के बाद AQI 5 गुना ज्यादा होने का अनुमान है, यानी 28 अगस्त को AQI 590 तक जा सकता है। यानी बहुत ज्यादा खराब से भी खराब एयर क्वालिटी में सांस लेने को लोग मजबूर रहेंगे। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक 24 घंटे बाद तक प्रदूषण की निगरानी की जाएगी। डिमोलिशन से जो डस्ट जनरेशन होगा उसको हम मॉनिटर करेंगे। मॉनिटर करने के लिए हमने एक रिगरस मॉनिटरिंग सिस्टम मैकेनिज्म डेवलप किया है। उसमें क्लोज सर्किट और वाइड सर्किट में हम लोग मॉनिटर करेंगे और उसमें देखेंगे 24 घंटे में उसके रिजल्ट आएंगे कि क्या हमें एयर क्वालिटी उस दौरान में मिली है, एवरेज 24 आवर्स में। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने AQI मॉनिटर करने के लिए 3 स्टेशंस बनाए हैं। 3 मॉनिटरिंग स्टेशन है नोएडा अथॉरिटी का, जिसमें AQI लेबल ऑनलाइन डाटा आती है, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग है, तो उनको वो लिंक दे दी गई है, बता दिया गया है कि दे कैन चेक। उसके बाद वो अपना खुद भी डिसीजन ले सकते हैं कि सेम डे आना है या 2 दिन बाद आना है। बारिश हुई तो प्रदूषण से कुछ समय के लिए राहत मिल जाएगी, लेकिन मलबा तो 3 महीने तक एमरल्ड सोसाइटी के पास ही पड़ा रहेगा। इस मलबे से होने वाला प्रदूषण भी चिंता की वजह है, क्योंकि विस्फोट के बाद धूल आसपास की इमारतों पर जमा हो जाएगी। इलाके के पेड़ पौधे धूल से ढक जाएंगे। हल्की हवा चलने पर आसपास के मकानों में भी धूल जाएगी। लोगों को सांस लेने में दिक्कत होगी।
अस्थमा के मरीजों को बहुत सावधान रहना होगा। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कहना है कि धूल के गुबार को जल्द शांत करने और प्रदूषण को काबू रखने के बंदोबस्त किए जा रहे हैं। हमारा कंसर्न ये है कि हम जो एयर पॉल्यूशन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको मिनिमाइज कर सकें। हमारा ये कि हम उसको कितना न्यूनतम रख सकते हैं, उसके सारे प्रयास किए जा रहे हैं। पोस्ट डिमोलिशन पूरे एरिया की स्वीपिंग, वॉशिंग, इन सब की भी कार्रवाई रेगुलर की जाएगी। टावर्स के ढहने के बाद प्रदूषण का बढ़ना तो तय है, लेकिन अगर हवा तेज चली तो उम्मीद की जा सकती है कि प्रदूषण से कुछ राहत मिल जाएगी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से, जहां बाढ़ से तबाही मची हुई है। और इस बीच एक बुरी खबर आ रही है पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से, जहां बन रहा मोमन डैम टूट गया है, जिससे स्वात घाटी में भारी तबाही मचने की आशंका है। इन तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं, यही खैबर पख्तूनख्वा प्रांत का मोमन डैम है जो फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन था। ये टूट गया है और इसके बाद स्वात घाटी में भारी तबाही मचने की आशंका है। पाकिस्तान में पिछले लगातार 1 महीने से भारी बारिश हो रही है, उसके बाद भयंकर बाढ़, और बाढ़ से अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो पाकिस्तान में पेशावर के पास ये अंडर कंस्ट्रक्शन डैम टूट गया है। भारी बारिश चलते बढ़े पानी से डैम टूटा और अब स्वात घाटी में भारी तबाही की आशंका है। अब तक 937 लोगों की मौत पाकिस्तान में इस बाढ़ की वजह से हो चुकी है और ऐसे में यहां रेन इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान से पड़ोसी देश पाकिस्तान में इस वक्त तबाही देखने को मिल रही है। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। प्रणय, जो हालात हैं, जो तस्वीरें पाकिस्तान से आ रही हैं, बेहद चिंताजनक है, क्योंकि यहां पर बाढ़ के बाद बर्बादी का मंजर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल अपर्णा, जिस तरीके की बर्बादी की तस्वीरें पाकिस्तान से आ रही हैं वो निश्चित रूप से न केवल पाकिस्तान के लिए बल्कि इस पूरे रिवर सिस्टम के लिए, क्योंकि पूरा दक्षिण एशिया रिवर सिस्टम के जरिए जुड़ा हुआ है, इसके लिए भी चिंता बढ़ाने वाली है जिस तरीके की तस्वीरें पाकिस्तान से आ रही हैं। लेकिन बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले अगर हम आंकड़ों की बात करें तो बीते 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान में करीब 35 लोगों की इस बाढ़ के कारण मौत हो चुकी है। और अगर आप देखें कि खासतौर पर जो प्रभावित इलाके हैं उनका दायरा कितना बड़ा है, यानी खैबर पख्तूनख्वा से लेकर सिंध तक कई इलाकों के अंदर बाढ़ की तस्वीरें हैं। पाकिस्तान के एनडीएमए के अनुसार 4 दिन पहले भी इस चीज का अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद जो इंतजाम है वो फिलहाल थोड़े छोटे और फीके नजर आ रहे हैं। जिस तरीके का, जिस व्यापक तस्वीरों वाला ये जो पूरा संकट है, उससे साफ नजर आता है कि कितने बड़े दायरे के अंदर इस बार ये बाढ़ आई है। और माना जा रहा है कि इस बार जो गर्मी पड़ी, हीट वेव इतनी जबरदस्त थी, इसके कारण ग्लेशियल मेल्ट ज्यादा हुआ है और इसके कारण ये बाढ़ जो फ्लडिंग है ये ज्यादा है। खासतौर पर अगर हम नौशहरा के इलाके की बात करें या उत्तर पश्चिम पाकिस्तान का जो इलाका है, काबुल नदी और सिंध नदी, इन दोनों नदियों के जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो इसकी वाहिकाएं हैं, इन तमाम नदियों के अंदर, इस रिवर सिस्टम के अंदर इस समय जबरदस्त बाढ़ देखने को मिल रही है। और इसके कारण अगर एक आंकड़ा और अनुमान इस चीज को भी लगाया जा रहा है कि करीब 3.5 करोड़ की जो आबादी है वो प्रभावित हुई है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इस समय इस बाढ़ की तबाही की चपेट में है और इसके कारण कई घरों को नुकसान हुआ है, कई लोग बेघर हो गए हैं। इसके अलावा मवेशियों का नुकसान हुआ है, जानमाल का नुकसान काफी ज्यादा हुआ है, कामकाज का नुकसान हुआ है। बहुत सारी चीजें जो थी, जो अंडर कंस्ट्रक्शन डैम की भी जिस तरह से आपने खबर बताई, जिस तरीके से कई जो बिल्डिंग्स हैं वो इमारतें भी टूटी हैं। और साथ ही जानकारों के बीच में इस चीज को लेकर भी अपर्णा सवाल उठ रहे हैं कि क्या चीन की तरफ से जो BRI या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत बड़े बड़े डैम बनाए जा रहे थे, क्या उसने रिवर्स का जो नेचुरल कोर्स सिस्टम है उसको प्रभावित किया है? क्या उसके कारण इस तरीके की घटनाएं होनी तेज हुई हैं? क्योंकि जिस तरीके से रिवर सिस्टम को में फर्क पड़ा है उसके कारण, क्योंकि केवल ये यहाँ का मामला नहीं है। अगर आप यांगसे रिवर की बात करें, चीन के यांगसे नदी जो कि हमेशा लबालब भरी रहने वाली नदी थी, उसमें इस समय ये स्थिति है कि लोग पैदल चल सकते हैं। ये नदी सूख गई है, कई जो स्पीशीज थी वो इस जो डैम सिस्टम है, जो बांधों का सिस्टम है, उसके कारण एक्सटिंक्ट हो गई हैं। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि क्लाइमेट चेंज के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण चीजें कॉम्प्लिकेट भी हो गई हैं। जलवायु परिवर्तन का कोर्स चेंज हुआ है। यानी भारत में भी अगर आप देखें तो
पिछले कुछ समय में पूर्वी भारत का इलाका जहां आमतौर पर बाढ़ ज्यादा होती थी, उसके कई इलाकों के अंदर सूखा रहा है, जबकि पश्चिमी भारत के इलाकों के अंदर चाहे जैसलमेर और बाड़मेर जैसे इलाके हों जहां आमतौर पर रेगिस्तानी इलाका है, उन इलाकों के अंदर बाढ़ की तस्वीरें सामने आई हैं। तो ये जो रिवर कोर्स सिस्टम चेंज हुआ है, बारिश का पैटर्न चेंज हुआ है, उसकी तो अपनी चुनौतियां हैं ही सही, लेकिन कुछ मैन मेड जो डिजास्टर्स होते हैं या मैन मेड इंटरवेंशंस होते हैं, यानी इंसानी जो प्रक्रियाएं हैं वो भी प्रभावित करती हैं, और अगर उन चीजों को ध्यान में न रखा जाए तो इंसानी गलतियां जो हैं बहुत भारी पड़ सकती हैं पड़ना। जी बिल्कुल, और तभी ये वाजिब सवाल यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। प्रणय, आप बने रहिए हमारे साथ। तो पाकिस्तान में तबाही ऐसी आई है कि वहां के करोड़ों लोग करहा रहे हैं। नदियों के तांडव ने ऐसा कोहराम मचाया कि पुल और डैम पानी के तेज बहाव में तिनके की तरह बह जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में हर तरफ कयामत ने दस्तक दे दी। मलाकंद, स्वात, काराकोरम हाईवे, सिंध, बलूचिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान, क्वेटा, सब जगह हालात एक जैसे हैं। ताज़ा तस्वीर खैबर पख्तूनवा प्रांत के मोमन से आई, जहां स्वात नदी पर बन रहा डैम शुरू होने से पहले ही पानी में बह गया। नदी के रौद्र को सह नहीं पाया और देखते ही देखते टूट गया। ये डैम पेशावर से महज 37 किलोमीटर की दूरी पर बन रहा है, लेकिन अब ये पेशावर के लिए बड़ी तबाही ला सकता है, क्योंकि पानी का डिस्चार्ज तेजी से हो रहा है और कहा जा रहा है कि अगर इसी तरह डैम से पानी के निकलने का सिलसिला जारी रहा तो एक बड़ा इलाका पूरी तरह जल समाधि ले लेगा। डूब के खतरे को देखते हुए पाकिस्तान के कई इलाकों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई, जिनमें नौशहरा, चारसदा और मलाकंद भी शामिल है। ये तस्वीर पाकिस्तान के चारसदा की है, जहां उफनती नदी सब कुछ लील लेने के लिए बेताब दिखी। ऐसा लगा जैसे कि समंदर से कोई हाई टाइड की लहरें सब कुछ मिटा देने पर आमदा हो। नदी से उठती ऊंची ऊंची लहरें रूह कपा देने वाली। बताया गया कि थोड़ी देर तक इसी तरह नदी का पानी पुल से टकराता रहा और फिर पुल का एक बड़ा हिस्सा पानी में समा गया, जिससे वहां कोहराम मच गया। खैबर पख्तूनवा प्रांत के ही कोहिस्तान की ये तस्वीर डराने वाली है, जहां 5 लोग अचानक आई बाढ़ के पानी में बह गए। इससे पहले इन लोगों ने जान बचाने के लिए कई जतन किए। कभी एक दूसरे को पकड़कर पानी की लहरों का मुकाबला किया, तो कभी पेड़ को पकड़कर बचने की कोशिश की। किनारे पर खड़े कई लोग अपनी आंखों के सामने ये खौफनाक मंजर देखकर सहम गए। लेकिन इस चीख पुकार का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि पानी लगातार बढ़ता जा रहा था और धीरे धीरे सभी लोग पानी में बह गए। पाकिस्तान में तबाही की ऐसी तस्वीरें हर तरफ बिखरी पड़ी। अब इसे देखिए, मलाकंद में जब बाढ़ आई तो अपने साथ बर्बादी की कहानी लिखते हुए आगे बढ़ी। पहाड़ों से निकलती नदी ने बड़े बड़े पेड़ उखाड़ डाले और अपने साथ बहा ले गई। इसी बीच 2 लोग खुद को पानी के आक्रमण से बचाने के लिए दीवार को पकड़े दिखे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद एक आदमी का हाथ दीवार से छूट गया और फिर वो लहरों के साथ बह गया। और प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी लगातार लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ इसमें बातचीत करने के लिए। प्रणय, जो तस्वीरें आ रही हैं वो नदियों का रौद्र रूप दिखा रही हैं। ऑडियो में वहां के लोगों की जो ईश्वर से मदद की गुहार लगा रहे हैं वो साफ तौर पर हम सुन सकते हैं। जरा आपसे ये जानना चाहेंगे कि भारत पर इसका कितना और क्या असर पड़ सकता है। देखिए, पाकिस्तान डाउनस्ट्रीम के इलाके में ज्यादा है, इसलिए जो नदियों का फ्लो है वो भारत की तरफ से पाकिस्तान की तरफ है, इसलिए भारत पर इसका सीधा असर तो नहीं होगा। लेकिन अगर भारत के पड़ोस में इस तरीके का सिस्टम डेवलप हो रहा है, यानी कहा जाए कि इस तरीके से रिवर कोर्स चेंज होने की कोशिश हो रही है, साथ ही इस तरह, क्योंकि ये पूरा इलाका दक्षिण एशिया के इलाके अंदर मौसम प्रभावित करता है एक दूसरे को। दक्षिण पश्चिम मानसून का जो ये पूरा कोर्स है, जो कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से उठता है और ये ऊपर की तरफ जाता है हिमालय की तरफ, तो इस कोर्स सिस्टम के अंदर अगर बदलाव होता है तो निश्चित रूप से असर
भारत के अंदर भी होता ही है इस चीज का। भारत इससे अप्रभावित नहीं है, क्लाइमेट सबका है, साझा है। लेकिन मैं आपको बता दूं एक महत्वपूर्ण अपडेट कि पाकिस्तान का जो मेट डिपार्टमेंट है, पाकिस्तान का जो मौसम विभाग है, उसकी तरफ से यह अलर्ट आज के लिए भी जारी किया गया है कि जो सिंधु नदी है, जो कि काफी बड़ी नदी है, काफी व्यापक इलाके के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच में ये सिंधु नदी बहती है, तो इस सिंधु नदी को लेकर कालाबाग और चश्मा के इलाके के अंदर यह अलर्ट जारी किया गया है कि बहुत मतलब हाई टू वेरी हाई फ्लड लेवल हो सकते हैं, यानी करीब 5.5 लाख से लेकर 7 लाख क्यूसेक तक पानी इस इलाके के अंदर आ सकता है, जो कि इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों के लिहाज से इस इलाके में बने हुए जितने भी डैम्स हैं, जितने भी बांध हैं, उनके लिए एक बेहद खतरे की घंटी कही जा सकती है। और ये जो अलर्ट जारी किया गया है, यह अलर्ट भी पाकिस्तान के मेट डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया गया है, जिसके अंदर कहा गया है कि 27 अगस्त की दोपहर 12 बजे से लेकर 28 अगस्त की दोपहर 12 बजे तक के लिए यह अलर्ट है। यानी जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय भी ये पानी का स्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है, और ऐसे में इस पूरे इलाके में लोगों को के लिए जो है आगाह किया गया है कि इसमें बेहद सावधानी बरती जाए। लेकिन लोगों की मजबूरी यह है कि वो कितना ही सावधान क्यों न रहे, पानी जिस रफ्तार से आ रहा है, जिस रफ्तार से पानी बढ़ रहा है और फैल रहा है, उसमें लोगों के पास में एक बेबसी के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो मदद की कोशिशें हैं, जो मदद के साधन हैं, वो इस समय फिलहाल छोटे नजर आ रहे हैं। सरकार के स्तर पर वो काफी कदम उठाए नजर आ रहे हैं और यहीं पर जनता जो है लगातार कराहती हुई दिखाई दे रही है। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं वो कितने चैलेंजिंग बने हुए हैं, चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं, क्योंकि वहां पर लगातार तबाही का ये मंजर देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। मलाकंद, स्वात, सिंध, काराकोरम, नॉर्थ वजीरिस्तान और क्वेटा पाकिस्तान की तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बलूचिस्तान की तस्वीर भी आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर जल प्रलय के चलते अब तक करीब 1000 लोगों की मौत हो चुकी है। जो अनुमानित आंकड़ा था बारिश का, उससे भी कई ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ यहां पर लगातार बारिश हो रही है। उसके बाद ये बाढ़ और बर्बादी की तस्वीरें पाकिस्तान में देखने को मिल रही हैं। पाकिस्तान में आई भयानक बाढ़ के बाद वहां की सरकार ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। भारी बारिश के चलते पाकिस्तान में नदियां उफन रही हैं। नदियों का पानी मीलों तक फैलकर बस्तियों में गरजता हुआ गुजर रहा है। पीओके, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर, स्वात घाटी बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। पाकिस्तान पर फटे बर्बादी के बादल। पीओके से स्वात तक जल प्रहार। जल प्रहार से पूरे पाकिस्तान में हाहाकार। पाकिस्तान के आसमान पर मंडराते संकट के बादलों से मुसीबत बरस रही है और पाकिस्तान की जनता खाना पीना, मदद और जान बचाने के लिए तरस रही है। खूबसूरती के लिए मशहूर पाकिस्तान की स्वात घाटी में स्वात नदी कहर बनकर गरज रही है। पाकिस्तान घाटी में खड़ी इमारत उस जगह बनाई गई थी जहां बरसों से नदी का बहाव पहुंचा नहीं था, लेकिन बाढ़ की प्रचंड रफ्तार ऐसी आई कि विशाल इमारत देखते ही पानी में समा गई। स्वात घाटी के कलम शहर में स्वात नदी विकराल रौद्र रूप के साथ गरज रही है। भारी बारिश के चलते स्वात नदी में फ्लैश फ्लड आ गया है। सैलाब की मार से कई शहर कराह रहे हैं। स्वात नदी का बहाव इतना प्रचंड है कि पुल बहाने को आमादा है। किनारे पर खड़े मकान लहरों की मार से डोल रहे हैं। स्वात नदी का पानी किनारों को लांघकर बस्तियों में घुस पड़ा है। पानी इतनी तेज रफ्तार से बह रहा है कि कई टन वजनी कार पत्ते की तरह पानी के साथ बह रही है। स्वात घाटी के कलम शहर में इस होटल का हाल देख लीजिए। फ्लैश फ्लड आने से ये होटल स्वात के सैलाब में घिर गया। लोगों ने इस घटना का वीडियो बनाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते ये होटल सैलाब में समा गया।
स्वात घाटी में भारी बारिश से बाढ़ आ गई तो पीओके के काराकोरम हाईवे पर पहाड़ खिसक रहे हैं। हाईवे के नीचे से जमीन खिसक रही है और सड़क पर खड़ी बस देखते ही देखते खाई में समा गई। तबाही तबाही तबाही, क़यामत तक क़यामत, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक देश का 70% हिस्सा बाढ़ की चपेट में है और सबसे ज्यादा मार झेल रहा है सिंध प्रांत। हम रेस्टोरेंट टैक्स हो चुके थे रिवान की। पाकिस्तान में मूसलाधार बारिश की वजह से सिंध नदी सहित बरसाती नदी नालों में उफान आ गया। सिंधु नदी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भारी तबाही मचा रही है। पानी के धार से जमीन कट रही है और देखते ही देखते मकान नदी में समा रही है। सिंध प्रांत में बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। उफनती हुई नदी का पानी जिस रफ्तार के साथ गलियों में बह रहा है, उसे देखकर लगता है कि बस्ती ही जैसे नदी के बीच घिर गई हो। बीते 2-3 दिन से सिंध के कई इलाकों में इसी तरह के सैलाब चल रहे हैं। लोग जान बचाने के लिए मकानों की छत पर चढ़ गए हैं, लेकिन पानी की धार के आगे कुछ मकान टिक नहीं पाते और लोग भी सैलाब में बह जाते हैं। सैलाब में फंसे ये लोग जान बचाने की कोशिश में तैर रहे हैं। इनकी तरह न जाने कितने लोग सैलाब के साथ बह गए, सैलाब के साथ आए कीचड़ में धंसकर जान गंवा चुके हैं। सिंध जैसे हालात बलूचिस्तान के भी हैं। बलूचिस्तान के बहुत बड़े इलाके में भारी बारिश ने तबाही मचाई है। बलूचिस्तान के हाल क्या है, जरा खुद बलोच नागरिकों की जुबानी सुनिए। भाई कोई सरकार कोई इंतजामिया ने घर बहुत ही मदद होता और ना छोड़ी हाल कोई हुकूमत ने कोई चीने गैस वीरान। पाकिस्तान की सेना के जुल्म झेलने वाले बलूचिस्तान पर बादलों से बर्बादी बरस रही है। लोग कच्चे मकानों से जान बचाने भर का सामान लेकर निकल रहे हैं और सरकार राशन तक नहीं भेज रही। नॉर्थ वजीरिस्तान में भी सैलाब ने तबाही मचा दी है। लोग सरकार से मदद मांग रहे हैं, लेकिन मदद मिल नहीं रही। ये हमारा गांव हैदरखेल शाह अली खेल का इलाका है और ये बहुत पसमानदा इलाका है। हम हुकूमत वाला से अपील करते हैं कि इनके लिए प्रोटेक्शन वाल की बंदोबस्त करे और ये हमारे घरों और मस्जिदों तक ये फ्लड आ चुका है। पाकिस्तान में शहर शहर बारिश कहर बनकर बरस रही है। जब पाकिस्तान की जनता बाढ़ के दलदल में फंस रही है, तब पाकिस्तानी राजनीतिक दलों के बड़े नेता इस जुगत में लगे हैं कि कैसे अपने दल की सत्ता बचाई जाए और कैसे सत्ता से बाहर हुए दल को सत्ता तक पहुंचाया जाए। जून के महीने से पाकिस्तान की जनता सैलाब के सितम को झेल रही है। जून से अगस्त तक 3 करोड़ लोगों के सिर से छत का साया चला गया है। लेकिन पाकिस्तान में शहबाज सरकार इमरान खान को जेल भेजने की तैयारी करती रही। जिस मामले में ये दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया है, वो एक ऐसा मामला है कि उसके लिए हमें किसी एक्स्ट्रा एविडेंस की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान साहब खुद जो फरमा रहे हैं, जो खुद उनके अल्फाज हैं, उसके ऊपर वो मुकदमा जो है वो हमने दर्ज किया है। इमरान खान भी सरकार पर दबाव बनाने के लिए बनी गाला से कराची तक सियासी लड़ाई लड़ते रहे। पानी से घिरे फंसे पाकिस्तान के लोग कतरा कतरा पानी को तरसते रहे और 23 अगस्त को शहबाज शरीफ कतर तक पहुंच गए। अब पाकिस्तान में शहबाज का कतर दौरा भी सियासत का बहाना बन गया है।
एक दफा तो अपनी कौम का सोच लो, तुम तो चोरी करके सारा पैसा दुबई ले गए हो। और शहबाज शरीफ और बजाय कतर जाने के और फिर भिखारियों की तरह भीख मांगने के, मदद करो अपने लोगों की। पैसे तुम्हें किसी ने नहीं देने, क्योंकि सबको पता है कि तुम्हारे और तुम्हारे भाई से बड़े लुटेरे हैं कोई नहीं। चोरों को कोई पैसा नहीं देता। पाकिस्तान के नेता अब जनता का हाल जानने निकल पड़े हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शुक्रवार को अपने अपने विमानों में सवार होकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई दौरा किया। संकट के वक्त पाकिस्तान के पास इतना भी पैसा नहीं कि अपने लोगों को खाना, दवा, टेंट, कपड़े तक दे सके। पाकिस्तान को इस हालत में पहुंचाने वाले भी उसके नेता ही हैं। तो पाकिस्तान की तस्वीर, वहां के हालात क्या हैं, वो हमने आपको दिखाया। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, जहां के कई जिलों में भी बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। भिंड और मुरैना जिले यहां ज्यादा प्रभावित हैं और पानी में फंसे लोगों का रेस्क्यू जारी है। मध्य प्रदेश में आसमानी आफत कम होने का नाम नहीं ले रही। मुरैना में चंबल नदी का पानी तो धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन अभी मुसीबत कम नहीं हुई है। नदी के किनारे बसे लोगों के घर डूब चुके हैं। टापू पर सहारा लिए लोगों के सामने जिंदगी पहाड़ बनकर खड़ी हो गई है। इस बीच वहां से रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें दिख रहा है कि जान बचाने के लिए लोग कतारों में खड़े होकर हेलीकॉप्टर में सवार हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये लोग कई दिनों से पानी से घिरे थे और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, जिसके बाद हेलीकॉप्टर की मदद से इनमें 33 लोगों को बचाया गया। भिंड में भी चंबल ने ही कोहराम बरपा दिया है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है, जिसकी वजह से कई इलाके बाढ़ में डूब गए हैं। वहां इस आपदा के वक्त एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मोर्चे पर डटी हैं। दूसरी ओर सिंध नदी के किनारे बसे कई गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। स्कूल हो या मंदिर या फिर बिजली के खंभे, सब पर पानी का कब्जा है। सिंध नदी किनारे बसे जखमोली, तिरहनपुर, द्वार, दाहकापुरा, सनवाई, हारकापुरा, नाथद्वारा बाढ़ से घिर चुके हैं। और अब बड़ी खबर आपको बता दें, जो खेल के मैदान से आ रही है, जहां टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा 89.08 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ लुसाने डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो एक बार फिर नीरज चोपड़ा ने रचा है इतिहास। नीरज चोपड़ा लुसाने डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर खेल के मैदान से आपको बता रहे हैं। डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय नीरज चोपड़ा बन चुके हैं। 89.08 मीटर के अपने पहले थ्रो के साथ ही लुसाने डायमंड लीग 2022 नीरज चोपड़ा ने अपने नाम कर ली। और अब बात कर लेते हैं सोनाली फोगाट की मौत की गुत्थी की। इसको लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की तफ्तीश में सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह ने बताया कि इन दोनों ने मिलकर एमडीएमए ड्रग्स पीने के लिए सोनाली को मजबूर किया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस ने इस बात की जानकारी दी कि सोनाली को जबरन ड्रग्स दिया गया था। क्या हुआ था आखिरी चंद मिनटों में? बोतल के जरिए सोनाली को क्या पिलाया गया था? क्या ड्रग्स ने ली जान? सोनाली फोगाट की मौत की गुत्थी जैसे जैसे सुलझ रही है, ढेरों सवाल सुलगने लगे हैं। सुखविंदर और सुधीर सांगवान ने पुलिस के सामने कन्फेस किया कि उन्होंने इंटेंशनली एक्यूज को लिक्विड में कोई ऑब्नॉक्सियस केमिकल मिला करके पिलाया। अब सोनाली की मौत की गुत्थी नशे के इर्द गिर्द घूमने लगी है। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिली है।
फुटेज का ये छोटा हिस्सा है जिसमें टिकटॉक स्टार लड़खड़ाती हुई चल रही है। पुलिस के पास जो फुटेज मौजूद है उसमें सोनाली को बोतल से जबरन कुछ पिलाया जा रहा है। तो क्या बोतल के उसी घूंट में छिपा है सोनाली की मौत का राज? जिसके बाद विक्टिम अपने सेल्फ में नहीं रह पाई, फिर उसको संभाला जाता है और दूसरे शॉट में भी देखा कि उसको लिक्विड में कुछ पिलाया जा रहा है। आरोपी सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह ने पुलिस पूछताछ में खुलासा किया कि सोनाली को 1.5 ग्राम MDMA दिया गया था। पार्टी के दौरान MDMA को बोतल के जरिए दिया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सोनाली फोगाट के PA ने MDMA को ड्रग पेडलर से खरीदा था। पहले से ड्रग के लिए ऑर्डर दिया गया था। MDMA की सप्लाई पार्टी शुरू होने के ठीक पहले हुई थी। अब जरा समझिए MDMA ड्रग क्या होता है और कितना खतरनाक है। MDMA को MD या एक्सटेसी भी कहा जाता है। उत्साहित करने, भ्रामक स्थितियां पैदा करने, शक्ति और सुकून महसूस कराने का काम करती है। सूंघकर या पानी में मिलाकर या टेबलेट के रूप में लिया जाता है। कोकीन के बाद सबसे महंगा ड्रग है। तो क्या सोनाली फोगाट को मारने के लिए पूरी साजिश रची गई थी? वो नॉर्मल है, फिर कुछ समय तक उनकी नॉर्मल चल रही है और एक पर्टिकुलर समय के बाद ही उनकी जो तबीयत है वो बिगड़ती है। तो हम यही समझते हैं कि उन्हीं पे ही ये होता है। अभी तफ्तीश चल रही है, जिससे हासिल किया, जो जिसने डिलीवर किया उसकी तलाश भी जारी है। टिकटॉक स्टार रही बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत के मामले में ये बात तो साफ हो गई है कि उनकी मृत्यु हार्ट अटैक के चलते नहीं हुई थी। पुलिस जांच में इस बात का संकेत दे रही है कि सोनाली का मर्डर हुआ था, लेकिन सोनाली के उन आखिरी पलों में हुआ क्या, इसकी पूरी तफसील देखिए इस रिपोर्ट। सोनाली फोगाट के साथ आखिरी 24 घंटे में क्या क्या हुआ? सोनाली फोगाट गोवा में कहां-कहां गईं? किस किस से मिली? सोनाली फोगाट को रेस्टोरेंट में कौन और क्यों ले गया? सोनाली फोगाट रेस्टोरेंट में लड़खड़ाकर क्यों चल रही थी? सोनाली फोगाट को किसी के सहारे की जरूरत क्यों पड़ी? सोनाली फोगाट ने आखिरी कॉल किसको की थी? पुलिस की शुरुआती तफ्तीश, सीसीटीवी वीडियोस से मिले सबूत और सोनाली के घर वालों की ज़बानी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सोनाली फोगाट के आखिरी 24 घंटे का सच, वो सच जिसकी कड़ियों को जोड़कर गोवा पुलिस इस रहस्यमयी मौत की गुत्थियां सुलझाने में जुटी हुई है। इस मामले में गोवा पुलिस की तफ्तीश के कई पहलू हैं। उसे साबित करना है कि सोनाली की मौत नेचुरल डेथ नहीं है, उसे रेस्टोरेंट में लिक्विड के रूप में कुछ मिलाकर पिलाया गया। और सबसे बड़ी बात ये कि उसे पता लगाना है कि आखिर मर्डर का मकसद क्या था। फिलहाल गोवा पुलिस को शुरुआती कुछ सबूतों से इतना तो पता चल गया है कि गोवा के कर्लिज रेस्टोरेंट में उस रात हुआ क्या था, सोनाली फोगाट की तबीयत क्यों बिगड़ी थी। उसी शाम सोनाली फोगाट अपने दो सहयोगियों सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह के साथ यहाँ आई थी। फ्रेम बाय फ्रेम एनालिसिस करने से पता लगा कि कुछ समय तक तो ये बिल्कुल नॉर्मल अपना डांस भी किया इन्होंने, घूम फिर भी रही हैं और लोगों के साथ अपने फ़ोटो भी ले रही हैं और सेल्फी भी हुई है। तो कुछ समय के बाद जब देखा कि इनको जो एक इनके साथी हैं वो एक किसी बॉटल से कोई लिक्विड पिला रहे हैं, जहाँ पे इनकी हमारे एनालिसिस के मुताबिक हेजिटेशन भी लग रही है या कुछ मना करने की भी कोशिश कर रही हैं। तो जैसे ही वो इनको एडमिनिस्टर होता है तो उसके बाद वाले जो फ्रेम्स हैं सब्सिक्वेंटली तो इनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। सर वो ड्रिंक का
पुलिस की तफ्तीश बता रही है कि रेस्टोरेंट में सोनाली को बोतल से जबरन कुछ पिलाया गया, लेकिन जो पिलाया गया उसमें क्या था, इसका पता चला दोनों आरोपियों को धर दबोचने के बाद हुई पूछताछ में। तो सुखविंदर और सुधीर सांगवान ने पुलिस के सामने कन्फेस किया कि उन्होंने इंटेंशनली एक्यूज को लिक्विड में कोई ऑब्नॉक्सियस केमिकल मिला करके पिलाया, जिसके बाद विक्टिम अपने सेल्फ में नहीं रह पाई। तो सुना आपने, सोनाली फोगाट को जबरन सिंथेटिक ड्रग्स पिलाया गया। इसे पीने के बाद जब सोनाली की तबीयत बिगड़ने लगी, ये उसके बाद का ही सीसीटीवी वीडियो है, जिसमें साफ दिख रहा है कि सोनाली बुरी तरह से लड़खड़ा रही हैं और उसका पीए सुधीर सांगवान उसे सहारा देकर ले जा रहा है। इसके बावजूद सोनाली चल नहीं पाती और फिर जमीन पर बैठ जाती है। इस मौत की मिस्ट्री के कई सुराग गोवा को इस रेस्टोरेंट में ही मिले हैं, जैसे ये सीसीटीवी फुटेज। पुलिस अभी इस गुत्थी को सुलझाने में जुटी है कि आखिर सोनाली के पीए ने लगभग बेहोशी की हालत में सोनाली को 23 तारीख के तड़के करीब 2 घंटे तक टॉयलेट में क्यों रखा। दूसरे शॉट में भी देखा कि उसको लिक्विड में कुछ पिलाया जा रहा है। करीब 4:30 बजे जब वो अपने आप को संभालने में नाकाम रही, तो मुलजिम विक्टिम को बाथरूम टॉयलेट की तरफ लेके जाता है और फिर वहां करीब 2 घंटे वो रहते हैं टॉयलेट में, जिसका एक्सप्लेनेशन अभी तक एक्यूज ने नहीं दिया है। अब चूंकि कस्टोडियल इंटरोगेशन किया जाएगा, उससे वो क्या चीज पिलाया है, कहां पर उसने फेंका है, ये सब बात की बातें हैं। तो सोनाली का अपने 2 सहयोगियों के साथ कर्लिज रेस्टोरेंट आना, वहां पार्टी करना, उन्हें जबरन कुछ पिलाया जाना और उसके बाद सोनाली की तबीयत बिगड़ना, पुलिस इन सारी कड़ियों को जोड़ रही है। तार से तार जोड़ने के इस सिलसिले में सोनाली की बहन के बयान भी बहुत अहम है। सोनाली की बड़ी बहन रेमन की उससे उसी 22 अगस्त को बात हुई थी, जब सोनाली गोवा में थी। जरा सुनिए, तब अपनी बहन को कॉल करके सोनाली ने क्या बताया था। उसका जैसे सिंपल कॉल आई थी, तो बोली कि मेरे को ना व्हाट्सएप पे बात करनी है तेरे से। तो जब मैं ना व्हाट्सएप पे 3-4 बार जैसे कट के उसने बात की, कभी 10-15 मिनट ऐसे बात हुई, तो बोली कि बहुत वैसे लग रही थी, घबराई हुई थी वो। जब मेरी बात हुई, जब बोली मेरे को ना टेंशन हो रही है। तो मैं किस बात की टेंशन हो रही है तेरे को? बोली जैसे मेरे खिलाफ है ना कोई साजिश रच रहा है, मैं ना बहुत डरी हुई हूँ। सोनाली की बहन के मुताबिक उसकी अपनी बहन से पूरी बात नहीं हो पाई थी, क्योंकि उस बातचीत के दौरान सोनाली के होटल के कमरे में उसका पीए सुधीर सांगवान आ पहुंचा था। बात कर रही उस टाइम किसी की आने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई जेंट्स बोल रहा है, लेकिन वो सुधीर सांगवान था। उसकी आवाज़ मैं अच्छे से पहचानती हूँ। सुधीर सांगवान जब अंदर आया ना रूम के, तो वो बोली कि मैं कल तेरे से बात करूँगी। उसके बाद फिर उसने नॉर्मल जैसे बात शुरू की और फिर बोली मैं कल सुबह बात करती हूँ तेरे से, या फिर इशारा आने के बाद तेरे से बात करूँगी। तो सोनाली की वो आखिरी कॉल थी। उस आखिरी कॉल में उसे किसी अनहोनी का शक हो गया था। वो घबराई हुई थी। तो क्या सोनाली फोगाट को मौत से पहले कुछ अंदेशा हो गया था? आखिर सोनाली आखिरी वक्त में क्यों डरी हुई थी? उसे टेंशन किस बात की हो रही थी? इन सारे सवालों का जवाब गोवा पुलिस को तलाशने हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने लुहांस्क में रूसी हेडक्वार्टर पर हमले में रूस के 200 सैनिकों को मार गिराया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सबसे बड़ी खबर यूक्रेन से, जहां यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने लुहांस्क में रूसी हेडक्वार्टर पर हमले में रूस के 200 सैनिकों को मार गिराया है। तो रूस के 200 सैनिक मार गिराए गए हैं। ये दावा यूक्रेन की ओर से किया गया है। यूक्रेन का दावा है कि लुहांस्क में उसकी सेना ने रूसी हेडक्वार्टर पर हमला किया और इस हमले में 200 सैनिक रूस के मार गिराए गए हैं। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रणय, क्या जानकारी? देखिए अपर्णा, ये लुहांस्क के जो गवर्नर हैं सेरेदी हाइडी, उनकी तरफ से दावा किया गया है, जिसमें कहा गया है कि यूक्रेन की कार्रवाई के अंदर जो डोनियत्स्क ओब्लास्ट है, ये डोनियत्स्क का जो इलाका है, जो ठीक
इस समय एक ऐसा इलाका है जहां अलगाववाद के कारण यूक्रेन से अलग हुआ, उसने स्वतंत्रता की घोषणा की और इसके कारण ये पूरा झगड़ा शुरू हुआ था। उस पर यूक्रेनी सेना की कार्रवाई के अंदर करीब 200 पैराट्रूपर्स रूसी फौज के मारे गए हैं। ये दावा किया गया है लुहांस्क के गवर्नर की तरफ से और उनका ये दावा बहुत बड़ा दावा है क्योंकि रूस के 200 पैराट्रूपर्स 200 कमांडोज का मारा जाना बहुत बड़ी घटना है। अगर ये सच है तो, अगर उनके दावे के अंदर सच्चाई है तो, और ये कहा जा रहा है कि कादविका इलाका जो है वहाँ ये कार्रवाई की गई थी। एक होटल के अंदर बेस बनाया गया था रूसी सेना द्वारा और रूसी फौज के करीब 200 पैराट्रूपर वहाँ पे मौजूद थे और इस हमले के अंदर ये तमाम 200 पैराट्रूपर न केवल मारे गए हैं बल्कि कई जो पैराट्रूपर्स हैं, बहुत बड़ी संख्या में जो रूसी फौजी हैं, वो घायल भी हुए हैं। लेकिन ये तमाम दावे हैं। फिलहाल रूस की तरफ से इस घटना की या इस तरीके की किसी कार्रवाई की कोई पुष्टि नहीं की गई है, तो इसलिए इंतजार किया जाना चाहिए कि रूस की तरफ से इस बारे में क्या कहा जाता है। लेकिन निश्चित रूप से यूक्रेन की तरफ से जिस तरीके से बीते कुछ दिनों के दौरान पलटवार की कार्रवाई हो रही है, जिस तरीके से यूक्रेन की तरफ से जबरदस्त जो गोलाबारी है वो की जा रही है कई इलाकों के अंदर, चाहे क्राइमिया की बात की जाए या बुलगोरोद की बात की जाए या फिर डोनेत्स्क के लुहांस्क के इलाकों की बात की जाए, इन तमाम इलाकों के अंदर यूक्रेनी सेना की कार्रवाई हो रही है। उसकी मिसाइलें जो हैं वो रूसी ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश कर रही हैं। तो ऐसे में ये निश्चित रूप से बड़ी घटना है। ये एस्केलेटरी मैट्रिक्स पर कहा जा सकता है कि इससे ऐसा लगता है कि जंग का पारा और बढ़ रहा है बजाय थमने के। बिल्कुल प्रणीत, 6 महीने का वक्त हो चुका है लगातार रूस और यूक्रेन के बीच जारी इस जंग को देखते हुए। जिस तरीके से आपने भी बताया कि यूक्रेन की ओर से अब और आक्रामकता देखने को मिल रही है पलटवार के दौरान, और अगर हम बात करें जेलेंस्की की तो वो लगातार ट्वीट भी कर रहे हैं, इस तरह के स्टेटमेंट भी दे रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि ना तो कोई हमारी आजादी को छीन सकता है और ना ही हम झुकने वाले हैं। बिल्कुल अपर्णा, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की लगातार इस पूरे युद्ध के दौरान लगातार मनोबल बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं अपने फौजियों का। लगातार वो ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी 6 महीनों के दौरान सामने आया है कि यूक्रेन की सेना ने घुटने नहीं टेके हैं। यूक्रेन की फौज पूरी तरीके से पराजित हुई हो ऐसा भी नहीं है और रूस को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा है इस लड़ाई के अंदर। अगर हम बीते 6 महीनों की बात करें तो रूस की सेना को भी काफी नुकसान हुआ है और शायद यही वजह है कि रूस ने अपनी सेना का दायरा, उसकी संख्या बढ़ाने की कोशिश की है। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से डिक्री साइन की गई है जिसके अंदर सेना की संख्या बढ़ाने का आदेश दिया गया है। तो ये तमाम चीजें बताती हैं कि रूस को भी नुकसान हुआ है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के ताजा बयानों की अगर आप बात करें तो इस लड़ाई के 6 महीने पूरे होने पर भी और यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी उनकी तरफ से बयान आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि हम कतई इस मामले में समझौता नहीं करेंगे और क्राइमिया जो कि 2013-14 से ही जो है रूस के कब्जे में है उसको भी हम वापस लेंगे। और इस तरीके का रिजॉल्व जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, ये तमाम चीजें ऐसे वक्त में हो रही हैं जब टर्की की तरफ से कोशिश हो रही थी कि इस मामले के अंदर मध्यस्थता की जाए, बातचीत के जरिए इस मामले को सुलझाया जाए। और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस भी जो है वो उन्होंने भी मुलाकात की थी। उनकी लगातार बातचीत भी हुई है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और जो व्लादिमीर जेलेंस्की, दोनों से बातचीत हुई है। जेलेंस्की से तो उनकी मुलाकात भी हुई थी 19 अगस्त को। तो ऐसे में जो एक तरफ कोशिशें चल रही है कि इस लड़ाई को खत्म करवाया जाए, किसी तरीके से समाधान का रास्ता निकाला जाए, दूसरी तरफ यूक्रेन लगातार पलटवार तेज और तीखा करता चला जा रहा है। तो ऐसे में इस बात की आशंकाएं भी बढ़ गई हैं कि हो सकता है कि रूस की तरफ से भी इसमें जवाबी कार्रवाई और तेज देखने को मिले। जी प्रणय, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और वहीं पाकिस्तान से भी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। पाकिस्तान की मौसम विभाग ने आशंका जाहिर की है कि सिंधु नदी में आज पानी का स्तर और बढ़ सकता है, इससे मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। पाकिस्तान में लगातार हो रही बारिश से बाकी नदियां भी उफान पर है। खैबर पख्तूनख्वा में स्वात नदी पर बन रहा मोमन डैम पानी के तेज बहाव में बह चुका है। इससे बड़ी तबाही हो सकती है क्योंकि पानी रिहायशी इलाकों में घुसना भी शुरू हो गया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं निर्माणाधीन मोमन डैम टूट गया है। गंगा के बढ़ते जलस्तर की वजह से बिहार के बक्सर जिले पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। वहां के निचले इलाकों में पानी दाखिल हो चुका है। बिहार के बक्सर में भी बाढ़ का खतरा लोगों की परेशानी का सबब बना हुआ है। गंगा नदी रौद्र रूप लेती जा रही है, लगातार उसका जल स्तर बढ़ता ही जा रहा है। अगर पानी के बढ़ने का सिलसिला ऐसे ही जारी रहा तो हालात बिगड़ सकते हैं। कुछ इलाकों में तो गंगा अपनी हदें भी तोड़ चुका है, जिसकी वजह से नदी के किनारे बसे इलाकों में पानी घुस गया है। घाटों के कुछ मंदिर और उनकी कई सीढ़ियां भी पानी में डूब चुकी हैं। वहीं इस खतरे के बीच मौसम विभाग का अनुमान है कि अभी हालात और खराब हो सकते हैं, क्योंकि अगले 24 घंटे के भीतर भारी बारिश हो सकती है, जिससे बाढ़ की स्थिति और भयावह हो जाएगी।
और अब बात कर लेते हैं नोएडा की, जहां भ्रष्टाचार की इमारत ढहने में अब सिर्फ 31 घंटे का वक्त बचा है। कल 2:30 बजे बटन दबने के बाद 12 सेकंड में ट्विन टावर धराशायी हो जाएंगे, लेकिन इनके गिरने से धूल का विशाल गुबार उठेगा। एनसीआर में एयर पॉल्यूशन पहले से ही एक बड़ी समस्या रहा है। टावर गिरने के बाद आसपास के इलाकों में सीमेंट, कंक्रीट के बारीक कण भारी मात्रा में फैल जाएंगे। प्रदूषण के लिए ट्विन टावर के आसपास रहने वाले लोग बेहद चिंतित हैं। कांग्रेस इस्तीफा देने के बाद गुलाम नबी आजाद क्या करेंगे? नई पार्टी बनाने को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। कांग्रेस छोड़ने के बाद गुलाम नबी आजाद ने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। आजाद ने कहा है कि जल्द ही नई पार्टी बनाऊंगा। पहली इकाई जम्मू कश्मीर में बनेगी। एक न्यूज एजेंसी से खास बातचीत के दौरान आजाद ने पार्टी बनाने की बात कही है। गुलाम नबी आजाद ने कल पार्टी से इस्तीफा देते हुए सोनिया गांधी को लंबी चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में पार्टी के बुरे हालात के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया था। आजाद ने कांग्रेस से उस वक्त हाथ छुड़ाया है जब कांग्रेस के सामने वजूद का सवाल खड़ा है। जम्मू कश्मीर में भी खुद को मजबूत करने के लिए कांग्रेस जद्दोजहद कर रही है। ऐसे में नई पार्टी बनाने का ऐलान कांग्रेस के लिए नई चुनौती साबित हो सकती है। गुलाम नबी आजाद नई पार्टी की शुरुआत जम्मू कश्मीर से करेंगे। इस्तीफा देने के बाद गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि मैं कोई राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए अभी जल्दबाजी में नहीं हूँ, लेकिन जम्मू कश्मीर में चुनाव होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए मैंने वहाँ जल्द ही एक इकाई गठित करने का फैसला किया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान की, जहां लगातार हो रही बारिश से खैबर पख्तूनख्वा में स्वात नदी पर बन रहा मोमन डैम पानी के तेज बहाव में बह गया है। इससे बड़ी तबाही हो सकती है। और एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान की मौसम विभाग की आशंका है कि सिंधु नदी में आज पानी का लेवल बढ़ सकता है, जिससे मुश्किलों में इजाफा होगा। हमारे सहयोगी प्रणय हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। प्रणय, किस तरह और गंभीर बने हुए हैं पाकिस्तान के हालात, जरा बताएं। देखिए, पाकिस्तान की अगर बात करें, बीते कुछ दिनों से जो बाढ़ की स्थिति अपर्णा पाकिस्तान के अंदर है, उसमें करीब करीब जो प्रभावित आबादी है उसका आंकड़ा करीब 3.25-3.5 करोड़ तक पहुंच चुका है। 1000 लोगों की मौत हो चुकी है और अगर बीते 24 घंटों की बात करें तो करीब 35 लोगों की इस बाढ़ के कारण जान गई है। यानी बड़े पैमाने के ऊपर जानमाल की तबाही हो रही है इस समय पाकिस्तान में। और सबसे बड़ी चिंता की बात पाकिस्तान के लिए भी और पूरे दक्षिण एशिया के इलाके के लिए भी कही जा सकती है कि मौसम की इस मार में पाकिस्तान का जहां बड़े पैमाने पर बड़ा इलाका प्रभावित है, बल्कि ये भी चिंता की बात है कि अभी फिलहाल ये जो मौसम की नाराजगी है, मौसम का जो क्रोध है, फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि आज के लिए भी अगर बात की जाए, आज और कल 2 दिनों के लिए जो चेतावनी पाकिस्तान के मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है, उसके अंदर साफ बताया गया है कि चश्मा नदी से लेकर जो सिंधु नदी है उसकी कई ट्रिब्यूटरीज के अंदर आज पानी करीब 7 लाख क्यूसेक तक जा सकता है, जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट है। यानी अगर पाकिस्तान की इन नदियों की बात करें तो इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों ही जो है करीब 5 लाख क्यूसेक से प्रतिदिन से ज्यादा का आंकड़ा इस समय चल रहा है। यानी वेरी हैवी फ्लो जिसे कहा जाता है वो इस समय देखने को मिल रहा है। और इसीलिए इस बात की भी चिंता बढ़ गई है। नौशेरा का इलाका हो, चरसद्दा का इलाका हो, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके के अंदर की बात की जाए या स्वात वैली जो बलूचिस्तान में है वहां की बात की जाए, इन तमाम इलाकों के अंदर कई बांधों के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। और जिस तरीके से ये पानी का दबाव बढ़ता चला जा रहा है, पानी छोड़ना मजबूरी इसलिए हो जाती है क्योंकि बांध टूट जाएंगे अगर पानी नहीं छोड़ा गया तो। और पानी छोड़ने के बाद जिस तरीके से ये पानी सैलाब की तरह सड़कों पर समंदर सी तस्वीर बना रहा है, इसके अंदर फिलहाल पाकिस्तान काफी डूबता हुआ सा नजर आ रहा है। और तमाम जो कोशिशें चल रही हैं, सेना को तैनात कर दिया गया है। इन बाढ़ के हालात के मद्देनजर पाकिस्तान के अंदर इमरजेंसी लगा दी गई है। जी अपर्णा, बहुत शुक्रिया प्रणय आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो पाकिस्तान में जो हालात है लगातार वो चिंता बढ़ा देने वाले बने रहेंगे आगे भी। अगले कुछ 24 घंटों के लिए भी पाकिस्तान के मेट डिपार्टमेंट की ओर से यहां पर आशंका जाहिर की गई है कि हालात और चिंताजनक बन सकते हैं। तो पाकिस्तान में ऐसी तबाही आई है कि वहां के करोड़ों लोग करहा रहे हैं। नदियों के तांडव ने ऐसा कोहराम मचाया है कि पुल और डैम पानी के तेज बहाव में तिनके की तरह बह जा रहे हैं। वहीं एबीपी न्यूज के शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी पीओके हमारा था और हमारा है। यही नहीं, उन्होंने पीओके के बहाने कांग्रेस पर भी हमला बोला। पाकिस्तान की तरफ से आतंकी कश्मीर में घुसने का प्रयास कर रहे हैं, आर्मी उनका अंजाम उनको दे रही है। मुझे गृह मंत्री अमित शाह का एक पार्लियामेंट में दिया हुआ बयान याद आ रहा है कि पीओके हम लेके रहेंगे। तो बतौर डिप्टी बीजेपी के नेता, गृह राज्य मंत्री, कोई तारीख
24 से पहले या 24 के बाद पीओके कब हिंदुस्तान का हिस्सा होगा और कब कश्मीर में ये जो आतंकी वारदातें हैं, जवानों का जो लहू बहता है, वो बहना बंद होगा? भारत की भावना और पीओके की सच्चाई को माननीय गृह मंत्री जी ने सदन में रखा था और माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि भारत मानता है कि पीओके भारत का हिस्सा है, तो हम उसको मानते हैं कि हमारा हिस्सा है। और उनकी भावना थी कि हम हिस्सा मानते तो हमारा हिस्सा है, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा था कि हम पीओके को कब दखल करेंगे और इतना दिन में करेंगे या क्या करेंगे। और यह भारत की सोच है, भारत की भावना है, हमारी सरकार की पवित्रता का भाव है या, और हम जिस भारत की बात करते हैं, जो हमारे पूर्वजों ने जो भूल की है, कांग्रेस के जवानों में जो भूल की है, उसका अफसोस तो अभी देश कर रहा है, देश के साथ हम लोग भी कर रहे हैं और अफसोस उसका सबको है। और प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और उनका संकल्प और जो सोच है और देश की एकता और अखंडता की जो सोच है, यह जग जाहिर है। और गृह मंत्री जी ने अपने बुलंद इरादों को दर्शाया था कि पीओके हमारा है तो हमारा है। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की संदिग्ध मौत के 4 दिन बाद भी सोनाली फोगाट की मौत का रहस्य बना हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 4 दिन बाद भी सोनाली केस का खुलासा नहीं। देर से जागी गोवा पुलिस इस मामले में छोटे मोटे खुलासे कर जांच आगे तो बढ़ा रही है, लेकिन अभी तक वो सोनाली के हत्यारों तक नहीं पहुंच पाई है। अभी तक उसके पीए से पूछताछ चल रही है, करीबी दोस्त से पूछताछ चल रही है। क्या गोवा पुलिस ने देर कर दी है, ये बड़ा सवाल। 2 दिन बाद जाकर दर्ज किया गया है इस मामले में हत्या का केस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 4 दिन बाद भी सोनाली की मौत की ये गुत्थी अब तक पूरी तरह से सुलझ नहीं पाई है। और अब वक्त हो गया है आज के कार्टून का। ये जानते हैं कार्टूनिस्ट इरफान ने आज क्या किया है व्यंग्य। पहले इस्तेमाल करें फिर अविश्वास करें। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 29 तारीख को अपने ही विधायकों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे, ये देखने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पीछे से कुछ एमएलए दूसरी तरफ चले गए हों। तो इसे कहते हैं ना, पहले तो इस्तेमाल किया आपने, लेकिन आज के दिन अपने ही एमएलए के ऊपर आप अविश्वास कर रहे हैं। नमस्ते भारत में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और विदेश की तमाम अहम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए एबीपी न्यूज। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।